हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग इससे पहले कैपिटल बजटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या डिसीजन होता है, क्या क्या हम लोग डिसीजन क्या क्या मैटर कंसिडर करते हैं, वो हमने सीख लिया था। ठीक है, आज हमने हमने सीखना है कि क्या क्या जो इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करके बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, तो उसके मैंने बताया थे 5-6 तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया पेबैक पीरियड मेथड, ठीक है। सेकंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। फोर्थ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड फाइव प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जैसे पांचों में हमने क्या करना है, कैश इनफ्लो हमें निकालना है। जो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो होता है मेरा, वो दिया हुआ होता है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बार होता था, फिर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो जो कि हमेशा हर समय मिलता हुआ रहता था। ठीक है, जो भी पीरियड हो प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इन पांचों के अंदर पांच में से जैसे पेबैक पीरियड हुआ, ये जितने भी ये पांच है, इसमें से एक बात हमेशा याद रखना कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, उसके लिए हमें बस नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट की ज़रूरत होती है उसकी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, बाकी जो चारों हैं पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो इन चारों के लिए हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लो चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमेशा याद रखो कि नेट प्रॉफिट हमें रिक्वायर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो नेट प्रॉफिट अपन निकालेंगे, फिर उसको कैलकुलेशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन द इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड में क्या होता है जनरली, व्हाट इज़ पे बैक पीरियड? आप लोग नाम से लग रहा है पे बैक पीरियड मतलब हम बिजनेस के अंदर पैसा लगाएं, वो मुझे कितने दिनों बाद, कितने समय बाद वापस आ जाएगा, वो हमारा क्या होता है, पे बैक पीरियड। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ देखो हमारे पास ईयर 5 है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास यहाँ 4 प्रोजेक्ट है। ओके, जो मेरा 1 2 3 4 चौथा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में आप देखो कि 30-30 हज़ार रुपये मेरा कैश इनफ्लो आ रहा है। ठीक है, और ईयर 0 में आप हमेशा देखो कि 1 लाख रुपए है जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। कोई भी मुझे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर मैं पैसा लगाऊं। ठीक है, अभी मुझे कुछ पता नहीं है, और अब अपन को क्या करना है, पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालनी है और देखनी है कि हम मुझे किस में पैसे लगानी चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो फर्स्ट में 30-30 हज़ार रुपये है सब में। ठीक है, 1 लाख रुपए तो आउटफ्लो है। ठीक है, सेकंड में क्या है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार। और थर्ड में क्या है, 50 हज़ार, 40 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार एंड 10 हज़ार। ठीक है, एंड फोर्थ वन में क्या है कि 40-40-40 और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड पे बैक पीरियड। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे, क्वेश्चन की कैलकुलेशन समझते हैं कैसे कैलकुलेट होगा क्वेश्चन। तो देखो रही हमारे पास तो 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4 अल्टरनेटिव्स हैं कि हमें कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ईयर 0 मतलब आज हम पैसे लगा रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट में 1 लाख, सेकंड में 1 लाख, थर्ड में 1 लाख और फोर्थ में 1 लाख। तो आप देख सकते हो जैसे हम लोग पैसे लगा रहे हैं उसको हमने क्या किया है, ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कैश आउटफ्लो, बिजनेस से बाहर पैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या फर्दर कैलकुलेशन करना शुरू किया है। देख सकते हो आप कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो दिया हुआ है जो मेरा फर्स्ट के अंदर 30-30 हज़ार रुपये है। ठीक है, तो कैश फ्लो हमने निकाल, कैश फ्लो तो लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, यहाँ माफ़ करिएगा CFF जो कि CCF होना चाहिए, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब एड ऑन। ठीक है, जो कैश फ्लो ईयर बाई ईयर जो हुआ है वो कितने आखिर टोटल बन रहे हैं। जैसे देखो फर्स्ट ईयर में क्यूमुलेटिव जो फ्लो है, कैश फ्लो है मेरा 30 हज़ार है। ठीक है, सेकंड में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या है, 60 हज़ार, मतलब दूसरे साल का भी 30 हज़ार है इसमें। ठीक है, वो एड ऑन हो गया। थर्ड में 90,000,
जो 30,000 और ऐड हो गया, फोर्थ में 120 एंड 5 1.5 लाख रुपए, ठीक है। सेम उसी तरह सेकंड अल्टरनेटिव अब अगर हम देखते हैं तो सेकंड अल्टरनेटिव में क्या है, 10, 20, 30, 40,000, 50,000, ठीक है। और CCF मैंने निकाला है 10,000, फिर 20,000 ऐड करके 30,000, फिर 30, 60,000, 60, 40, 1 लाख और 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख। तो मेरा यहाँ भी 1.5 लाख रुपए आ जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड में चलते हैं कि थर्ड में क्या है, 50,000। तो पहले ईयर का 50,000 CCF भी हो गया, फिर सेकंड ईयर 40,000, तो जुड़ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा 50, 40, 90,000, फिर 90 और 30, 1, 20 और 20, 40,000 और 40 और 10, 50,000। तो ये भी मेरा 1.5 लाख हो गया। चौथे में क्या हम लोग देखते हैं, 40,000 बस 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। तो पहले में तो 40,000, दूसरे में 80,000 और तीसरे में 1,20,000, ठीक है। अब हम इसको कैसे रैंक दे सकते हैं, कैसे, मतलब इसको निकालने का तरीका क्या है। इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं है। कितने स्टूडेंट बोलते हैं मुझे कि सर आप फार्मूला बता दो, ये बता दो। इसका कोई स्टूडेंट जनरल फार्मूला नहीं है। आप इसको देख के बता सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। और 1 लाख रुपए, और मुझे देखो आप फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट ध्यान दोगे, फर्स्ट का मैं पेबैक पीरियड निकाल रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। अब मुझे ये चेक करना है इनमें कि मेरा 1 लाख रुपए कब कंप्लीट हो रहा है। आप CFF में देखोगे तो CFF में थर्ड साल में देखोगे आप, थर्ड ईयर में, तो 90,000 रुपये और फोर्थ में 1,20,000 रुपये, मतलब क्रॉस कर जा रहा है, 1 लाख के क्रॉस कर जा रहा है। जबकि मेरा 1 लाख रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और 90 से 1,20,000, मतलब 20 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंसीडर करना है थर्ड ईयर जो कम हो, ठीक है। जो कम हो उसे कंसीडर करना है, क्योंकि फोर्थ में तो क्रॉस कर जा रहा है ना। तो थर्ड ईयर प्लस अब हम ये देखेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारा कितना कम है। जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख था, यहाँ 90,000, तो ये 10,000 रुपये कम है, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 10,000 रुपये, ठीक है। और क्या करेंगे, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो देखेंगे, उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो थर्ड ईयर में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है 90,000 और फोर्थ ईयर में 1,20,000। तो इसका डिफरेंस मेनली है 30,000 रुपये। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा वैल्यू जो आने वाली है 3.33 ईयर और 3 ईयर 4 मंथ्स, ठीक है। सिमिलरली आप करके देखोगे तो सेकंड का भी वैसे ही होगा। अब सेकंड का देखो, आप डायरेक्ट बता सकते हो चौथे साल में कैसे हुआ, क्योंकि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख रुपये था, और चौथे साल में आप देख लो CCF जो मेरा 1 लाख रुपये है। मेनली हम CCF का मतलब ये होता है कि हमारे पास ईयर बाय ईयर, जैसे चौथे साल या तीसरे साल में कितने पैसे जुट गए, है ना, कितने पैसे इकट्ठा हो गए, तो वो मुझे CCF बताती है ना। तो चौथे साल में आप देख सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू CCF। तो मेरा 1 लाख रुपये है, तो इसलिए इसका पेबैक पीरियड 4 साल हो जाएगा। नाउ थर्ड एंड फोर्थ इज बेसिकली सिमिलर। फोर्थ में आप देख सकते हो कि चौथे पाँचवें का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 40,000, ठीक है, फिर 40,000, फिर 40,000, मतलब CCF जो मेरा होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख रुपये है, ठीक है, लेकिन जो CCF है 40,000, 80,000, 1,20,000, मतलब तीसरे साल में 1,20,000 हो जा रहा है। तो हमें कौन सा ईयर कंसिडर करने पड़ेगा, 2 साल, टू, ठीक है, 2 साल वाला। तो 2 प्लस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कितना कम है ना, 20,000, जो देख सकते हो आप 80,000 इसमें है, तो 20,000 कम है, 20, और उसका डिफरेंस लिखेंगे इनिशियल जो CCF और जो सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस लिखेंगे। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 40,000 रुपये, ठीक है। तो इसका पेबैक पीरियड अगर निकालेंगे तो 2.05 और 2 ईयर 6 मंथ्स, ये हमारा जो पेबैक पीरियड निकालने का तरीका हो गया। अब द क्वेश्चन इज कि विच शुड बी सेलेक्ट एज ए रेशनल इन्वेस्टर, ठीक है। मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, तो ध्यान रखना एक बात कि जिसकी पेबैक पीरियड सबसे कम हो, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कि जिसकी पेबैक पीरियड सबसे कम हो, दैट प्रोजेक्ट शुड बी
दैट अल्टरनेटिव शुड बी सेलेक्टेड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिसकी टाइम सबसे कम हो वो सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सबसे कम टाइम है, ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख था, मतलब सबसे कम टाइम में वो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पूरा करके और वो प्रॉफिट देने लग रहा है। तो हम एज अ रेशनल इंटरप्रेन्योर हम ये तो नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम लगे। हम क्या चाहेंगे कि जो कम से कम टाइम दे प्रोजेक्ट, जो कम से कम मेरा पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वो कवर कर ले, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसमें टाइम सबसे कम लग रहा है, सो मैंने रैंक 1 दिया है। ठीक है, और रैंक 4th को सेकंड नंबर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इसमें 2.6 मंथ लग रहे हैं। क्यों? ये देखो, ये भी अपना थर्ड और फोर्थ अल्टरनेटिव में आप देख सकते हो कि सेम जो 1 लाख रुपए उस दोनों प्रोजेक्ट में दूसरे साल में ही, मतलब तीसरे साल में वो कवर कर ले रहा है, दूसरे और तीसरे के बीच में ही कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रैंक थर्ड जो मेरा होगा वो रैंक फर्स्ट होगा, जो वो थर्ड अल्टरनेटिव होगा, रैंक फोर्थ क्या होगा, सेकंड अल्टरनेटिव, और रैंक थर्ड क्या होगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव। एंड 4 साल जो ले रहा है, जो 1 लाख कंप्लीट होने में 4 साल ले रहा है, जो 1 लाख कवर होने में 4 साल ले रहा है, वो मेरा फोर्थ अल्टरनेटिव। तो ये बेसिकली ये होता है पे बैक पीरियड। हम ऐसे पे बैक पीरियड को निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो एनी पर्टिकुलर फार्मूला और एनी मेथड कि सर फार्मूला बता दो, ये बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। कि लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन फार्मूला ऐसे कुछ नहीं है। आप ऐसे बना सकते हो, पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।